काफ़ी सालों से ईरान और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो प्रॉक्सी वॉर ये दोनों देश आपस में कर रहे हैं, कुछ दिन पहले 12 जून को इसने एक टर्निंग पॉइंट लिया है। इस टर्निंग पॉइंट ने सभी नेशंस के और उसके सिविलियंस के मन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि इज़ दिस अ बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? इन दिस वीडियो सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों देशों की हिस्ट्री, ईरान और इज़राइल की हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद हम इनके पास्ट में जाके जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब का डायलेमा है वो एक्चुअली में है क्या, वो सिनारियो क्या है। उसके बाद जो ग्लोबल रिएक्शन, जो ग्लोबल नेशंस और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इस सब के ऊपर क्या कहना है। और आखिरी में हम जानेंगे कि इस सब के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम ईरान के बारे में। द एंशिएंट पर्शिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, दुनिया में बसाई गई सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। 1979 में यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉडर्न पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। इस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है कि जो उस समय शाह की मोनार्की चल रही होती है, जिसको यूएस बैक करता है कम्प्लीटली, उसका एबॉलिशमेंट हो जाता है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और एस्टेब्लिशमेंट होती है एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक की अंडर आयतुल्ला खोमानी। 1979 से 1989 के बीच में ये जो नई रिजीम आती है, ये अपने सारे ऑफिशियल टाइज इसराइल के साथ कट ऑफ कर देती है, इजरायली पासपोर्ट्स को बैन कर देती है, जो अपनी एम्बेसीज होती हैं उनको क्लोज कर देती है। ये लेबल करती है इसराइल को एज लिटिल सैटन एंड यूएस एज ग्रेट सैटन। जो इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, ये एक्टिवली सपोर्ट करता है शियट इस्लामिस्ट मूवमेंट्स को, दैट इंक्लूड्स हिजबुल्ला इन लेबनान। एक आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, एक ब्रॉड मिशन के साथ चलते हैं कि जो इजरायली इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ये इसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर देंगे। इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो 1960s में स्टार्ट हो गया था अंडर शाह सुपरविजन विद द हेल्प ऑफ यूएस। उसके बाद जो रिवोल्यूशन आ जाता है, उस टाइम पे इस प्रोग्राम की सारी प्रोग्रेस रुक जाती है और 1990s और 2000s में ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होता है। इंटरनेशनली ये बात उठ के आती है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है ईरान में, दैट कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। इसका यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जो ये सुप्रीम लीडर बनता है इनका, ही इज़ द हेड ऑफ रिलीजियस क्लरिक्स। इसको इलेक्ट नहीं किया जाता है और इनकी आइडियोलॉजी सिंपल सी है कि जो शियाज हैं आर बेटर देन द सुन्नीस। इस थ्योरी के ऊपर ये चलते हैं। नाउ मूविंग टू इजराइल, इट वाज फाउंडेड इन ईयर 1948। 1948 में ये स्टेट बनाई जाती है। 1933 टू 1945 मास स्केल पे किलिंग की जाती है जूश पीपल की बाय नाजी जर्मन्स। अराउंड 6 मिलियन जूस की डेथ होती है इस हॉलोकॉस्ट में। इसराइल के बहुत जल्दी अपनी नेबरिंग अरब स्टेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको रैपिडली मिलिटराइजेशन करनी पड़ती है। आज तक कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं आया है कि दैट इसराइल पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन्स, बट ये स्ट्रॉन्गली बिलीव किया जाता है कि दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स विद देम, all thanks to the technical cooperation with France in the late 1950s and covert operations like Operation Plumbat to secure uranium ore. इसराइल एक न्यूक्लियर ओपेसिटी पॉलिसी फॉलो करता है रिगार्डिंग दिस, जिसके तहत ये कहता है कि नाइदर दे आर कंफर्मिंग एंड नॉर दे आर डिनाइंग देयर आर्सेनल। ना ही वो एक्सेप्ट करेंगे और ना ही वो डिनाई करेंगे। ईरान सपोर्ट करता है एंटी इजरायली ग्रुप्स को, लाइक हजबुल्ला इन लेबनान एंड हमास इन गाजा, जिसकी वजह से ईरान इजराइल के लिए एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। इसका एग्जांपल हम 1980s में देख सकते हैं, जब ईरान ने शियाइट्स को और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया। हमास और इस्लामिक जिहाद है इन गाजा, उसको इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी, वेपनरी प्रोवाइड करी, प्लस इन्होंने उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी। कि रिटेलिएशन में इसराइल ने हंड्रेड्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स करी थी उस टाइम पे, जिसमें इन्होंने उनके कमांड सेंटर्स को और वेपन फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था। सितंबर 2024 में इसराइल ने मसियफ रेड करी थी, जिसमें उन्होंने इसराइल के मिसाइल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया था। ये सब हाई प्रोफाइल स्ट्राइक्स हुई थी मसियफ में, डमस्कस में और पलमायरा में।
उसके बाद ईरान ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अप्रैल 13, 2024 को ईरान अराउंड 300 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च करता है इसराइल पे, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंक्लूडेड थी। इराक, ईरान, यमन, सीरिया में जो भी बेसिस थे इनके, इन्होंने टारगेट किया इसराइल को फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स, और ईरान ने इसको फ्रेम किया एज अ रिटेलिएशन स्ट्राइक ऑन इरानियन कंसल्टेट इन अप्रैल 1, 2024 इन डेमेस्कस। पर इसका कुछ खास नुकसान इसराइल को हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज उनके पास एक आयरन डोम था, जिसकी वजह से जो भी मिसाइल्स आई उन्होंने उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कम कैजुअलिटीज हुई, बहुत कम लॉस हुआ। इसके रिटर्न में इसराइल एक छोटी सी एयर स्ट्राइक करता है, बट वो बहुत कंसाइज होती है। जो एयर डिफेंस रडार होता है इस्फहान में इराक का, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद से इसराइल अपनी एयर स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ा देता है। 2024 टू 2025 नंबर ऑफ एयर स्ट्राइक्स करता है ईरान में, लेबनान में, और इनके टारगेटिंग एरियाज होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, IRGC साइट्स और वेपन डिपोज। एट दैट पीरियड इन्होंने कई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा है। अब बात करते हैं करंट सिनारियो की। जून 12 और जून 13 को जो ऑपरेशन कैरी आउट करा है इसराइल ने, तो इसराइल अपना एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये एक बोल्ड एयर कैंपेन है जिसका टारगेट मल्टीपल न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं लोकेटेड एट नातांज, इस्फहान, करमनशाह और इवन फोर्दो। फोर्दो एक ऐसी एरिया है जो इन बिटवीन माउंटेन्स लोकेटेड है, और वहाँ पे स्ट्राइक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ईरान इमीडिएटली रिटेलिएट करता है इस सिचुएशन से by launching missiles and drone strikes, but again casualties बहुत लिमिटेड होती हैं इसमें भी। तो बात करते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब का डायलेमा है उसके ऊपर। इंटेलिजेंस की माने तो जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 60% प्योरिटी पे रीच कर चुका है ईरान का, और इसराइल का इस पे कहना है कि ईरान इज़ वीक्स अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब। कुछ ही हफ्तों में ईरान अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी कर देगा। With the pace they are going, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, soon they will be having a nuclear bomb। जून 2025 में IAEA की रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं कि ईरान के पास नाउ मोर देन 400 किलोज ऑफ 60% प्योरिटी एनरिच्ड यूरेनियम रेडी है। उसकी वेपनाइजेशन अब तक हुई है या नहीं, दिस इज स्टिल क्वेश्चनेबल। अब एंट्री होती है यहाँ पे USA की, और ट्रम्प का कहना ये है सेम के ईरान वीक्स में अपना एक बॉम्ब रेडी कर लेगा, बट IAEA के ऑफिशियल्स एंड US इंटेलिजेंस का कहना थोड़ा सा अलग होता है। DNI तुलसी गबार्ड का भी ये कहना है कि देर इज़ नो डेफिनेट प्रूफ दैट ईरान इज़ एक्टिवली मेकिंग अ वेपन। अब बात करते हैं ईरान फतवा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी एक फतवा इशू करते हैं। फतवा इज़ अ रिलीजियस डिक्री। उसमें कहना कुछ ऐसा था, फॉरबिडिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन सिंस द अर्ली 2000s। ये एग्जैक्ट लाइन मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इसमें कहीं भी यूँ नहीं कहा गया कि ये इसकी डेवलपमेंट नहीं करेंगे या स्टॉक पाइलिंग नहीं करेंगे, और ये अपने इस फतवा को एबोलिश भी कर सकते हैं अगर इनको कोई एक्सटर्नल थ्रेट लगता है तो। इसी रीज़न की वजह से इसराइल का कहना है कि जिस एस्केलेशन से ये न्यूक्लियर वेपनरी या फिर न्यूक्लियर डेवलपमेंट ईरान के अंदर चल रही है, ये अनस्टॉपेबल हो, उससे पहले ये कॉन्टीन्यूअस एयर स्ट्राइक से इसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दें। अब बात करते हैं इस सिचुएशन के ऊपर ग्लोबली क्या रिएक्शन चल रहा है नेशंस का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ बैकिंग फॉर इजराइल्स राइट टू डिफेंस। ये इसराइल को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। इसके दो कैरियर्स, पहला USS कार्ल विंसन इज इन द गल्फ, और सेकंड USS फोर्ड इज मूविंग इन द मेडिटेरेनियन। USA के डायरेक्ट सपोर्ट का एग्जांपल हम एक जगह से और देख सकते हैं कि US ने अपने जेट्स लाइक F-15, F-22 एंड F-35 और कुछ टैंक्स इसराइल के अराउंड डिप्लॉय करवाए हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मिसाइल अटैक्स। एक साइड ट्रम्प का कहना है कि दे वांट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्काइज ऑफ ईरान, और दूसरी साइड पेंटागन ऑफिशियल्स का कहना है कि US will remain defensive in this situation. Current US actions will be defensive. European Union as always negotiations करो, जनेवा चलो, वही कह रहा है, कुछ नया नहीं है।
इसके ऊपर सिटी तेहरान का कहना है कुछ ऐसा है कि वो जब ही रुकेगा जब इसराइल अपनी एयर स्ट्राइक्स को स्टॉप करता है, नहीं तो नहीं। जब डी एस्केलेशन होगी, जब ही डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होगी। रशिया और चाइना थोड़ा इसराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो यूएस का चार्टर है उसके थोड़े अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। वही सिंपल सा कहना है इनका कि न्यूक्लियर डिस्प्यूट है, डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व होगा, लड़ाई से नहीं होगा। रशिया ने इसके ऊपर हेल्प ऑफर भी की है टू मीडिएट द क्राइसिस, बट इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया है। इंडिया फॉर नाउ इसके ऊपर न्यूट्रल है, वो किसी देश की साइड से कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के साथ बिजनेस डील्स चल रही है, ट्रेड चल रहा है दोनों देशों के साथ। तो आई थिंक इंडिया अभी कुछ बोलेगा नहीं, बट हाँ, एज ऑलवेज ऑपरेशन सिंदूर जरूर लॉन्च करा है, जिसमें अराउंड 1000 स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो ईरान और इजराइल में फंसे हुए थे, उनको वापस इंडिया बुलाया है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को पब्लिकली सपोर्ट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया का ऐसा स्टेप लेने के उसके खुद के कुछ पर्सनल रीजंस हैं। एट लास्ट इस सब के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, इन फ्यूचर हम क्या होता हुआ देख सकते हैं, कुछ पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सब की बात करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे सामने ये आती है कि एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर हो जाती है, जिसमें यूएस और इजराइल एक साइड होंगे अगेंस्ट ईरान और उसके जो गल्फ एलाइज हैं लाइक हजबुल्ला। का रिजल्ट क्या हो सकता है कि हम क्या देख सकते हैं। पहला कि हम जो ऑयल प्राइस है उसमें सर्ज देखेंगे, मैसिव सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, काफ़ी सिविलियंस मारे जाएंगे। और थर्ड, देयर कुड आल्सो बी अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर फॉल आउट, न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं नेशंस। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि देयर विल बी अ ब्रोकर्ड सीज फायर। होगा क्या, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस बीच में आती हैं, मीडियोकर का काम करती हैं, और ईरान अपना एनरिचमेंट स्टॉप कर देता है और इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक्स को होल्ड कर देता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कोल्ड स्टेलमेट की। इसमें होगा क्या कि जैसे अभी अटैक्स चल रहे हैं, यूं ही अपने थोड़े थोड़े अटैक्स दोनों साइड से चलते जा रहे हैं, कोई डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो नहीं रहा है। ईरान अपना अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रीबिल्ड करना, न्यूक्लियर वेपनरी स्टार्ट कर देता है। और चौथी पॉसिबिलिटी जो ना ही हो तो अच्छा है, वो ये है कि ईरान अपना बॉम्ब टेस्ट कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि सबसे पहले तो एनपीटी कोलैप्स कर जाएगी और नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की ये रिटेलिएट करेंगे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। एट द एंड होगा क्या, एक ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पे जो ये सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से सारे नेशंस टेंशन में हैं एंड एनीथिंग कैन हैपन। तो ये आने वाले कुछ वीक्स हैं जो दे आर गोइंग टू डिसाइड द वर्ल्ड्स फ्यूचर। आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। स्टे ट्यून्ड, द वर्ल्ड इज वॉचिंग।